हाय एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं पटना यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री का सेशन, जिसमें सेमेस्टर 2 का सेमेस्टर 2 के सिलेबस का यूनिट 1 और 2 हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कोशिश करूंगा सारा टॉपिक रिवाइज करा दूं और जो इसमें नोट्स है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर कोई टॉपिक बचता है तो मैं लास्ट में किसी यूट्यूब चैनल का नाम बता दूंगा या फिर वहाँ दिखा दूंगा, वहां से आपको टॉपिक कर लेना। करना आपको कुछ नहीं है, यहाँ से आपको वीडियो देख लेना है, सुन लेना है, समझ लेना है जितना समझ में आए। उसके बाद आपके पास टाइम रहेगा एग्जाम से पहले, तो आप एग्जाम से पहले उसको फिर से रिवाइज कर लो, कहीं से भी रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स आपके पास रहेगा, उस नोट्स को बाद में पढ़ लेना। 95% 80% क्वेश्चन वहीं से आएगा। तो क्या करते हैं, तो यूनिट फर्स्ट का ये हमारा सिलेबस है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसमें हमें पढ़ना है क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, तो इसका बस हम लोग डेफिनेशन जानेंगे। टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन और मीनिंग ऑफ वेरियस टर्म्स इन। मैंने इसका क्या किया है कि बस इक्वेशन लिख दिया है, ठीक है, इसका प्रूफ मैंने नहीं दिया है। तो मैंने देखा है शायद एग्जाम प्रूफ भी पूछता है, तो आप एक बार इसका और इसका प्रूफ श्रोडिंगर इक्वेशन हाइड्रोजन एटम का आप देख लेना। बाकी सारा चीज इसमें लगभग लगे है, तो इससे अगर पहुंच जाएगी तो फिर बाद में हम लोग कनेक्ट होकर बात कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप वहां से देख लेना, कहीं से भी देख लेना। अब तो मैं उनके साथ लिंक बता दूंगा। ये करते हैं, सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। देखो, सबसे पहले अगर याद रखो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है। सिंपल सा बात बोलता हूँ कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है। वहां पर हमने, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में, क्लासिकल मैकेनिक्स, तो वहाँ हमने एनएलएम पढ़ा था, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वहां से रोटेशन पढ़ा हमने, सेंटर ऑफ मास पढ़ा, टाइम, सारे चीज जो था वो क्लासिकल मैकेनिक्स था। किसी भी बड़ा पार्टिकल के लिए हम बात कर सकते थे। तो होता क्या है कि पार्टिकल बहुत छोटा हो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, एकदम छोटा हो, वहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स काम नहीं कर पाती है। तो जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने क्या बोला कि नहीं भाई, हम क्या करते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स पे काम नहीं चलेगा, न्यूटन का लॉ जो होता है इन सब वैलिड नहीं हो पाता है, तो हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को ढूंढा। क्वांटम मैकेनिक्स कहता क्या है उसके बारे में अगर थोड़ा सा हम बात करें, क्वांटम मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मोशन एंड बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मैंने जैसा बोला कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसके मोशन बिहेवियर पर से डील करता है, जहाँ पर जो एनर्जी होता है क्वांटाइज होता है, और पोजिशन और मोमेंटम जो होता है इसका वो वेट फंक्शन और प्रोबेबिलिटीज के द्वारा मिलता है। अगर आपको याद हो तो आपने हाइजेनबर्ग का ट्वेंटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा। वहां पर क्या था कि ये मोमेंटम था और मास था, पार्टिकल का पोजिशन था और मोमेंटम जो था वो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। बोर साहब तो कह के चले गए कि भाई एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है और ये किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है। बोर साहब तो ये कह के चले गए, निश्चित ऑर्बिट भी बता दिए, सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, निश्चित एकदम बोर साहब बता के चले गए। ये गलत हो जाता है, ऐसा होता ही नहीं है। हाइजेनबर्ग जब थे वो ढूंढे तो उन्होंने ऐसा है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं किसी का कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रहने की संभावना ज्यादा है, ठीक है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा रह सकता है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं रह सकता है। हम उसकी संभावना बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, इससे ज्यादा हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। तो ये हाइजेनबर्ग है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, अगर आपको याद होगा तो डेलक्स प्रिंसिपल था, वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था, शायद 0.45 था, शायद ऐसा कुछ था, ठीक है, 0.45 शायद होगा, 0.45 इस तरह से उन्होंने बताया था। अब इसका की फीचर क्या है क्वांटम मैकेनिक्स का, अगर उसको हम बात करें तो वेव पार्टिकल के डुअलिटी के बारे में बात करता है। वेव पार्टिकल के डुअलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब वो जो वेव पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रॉन में, जो पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो करते हैं मोशन, क्रिटिकल लाइक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। इसमें भी ब्रेगली रिजल्ट भी आया था, ब्रेगली साहब भी तो यही बोलते हैं कि ये लाइट जो है वो सिर्फ लाइट ही नहीं, दोनों शो करता है। वो वेव लाइट प्रॉपर्टी और
पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, वो भी शो करते हैं दोनों प्रॉपर्टी। क्वांटम मैकेनिक्स है उसका जो सबसे पहला फीचर ये है, वो पार्टिकल डुअलिटी के बारे में बताता है। दूसरा है एनर्जी के क्वांटम क्वांटाइजेशन के बारे में बताता है। जैसे एनर्जी जो होता है वो छोटे छोटे पैकेट में, छोटे छोटे जो पैकेट होता है उसमें एग्जिस्ट करता है। जैसे कहने का मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे एनर्जी जो है, जैसे चार्ज अपनी प्रभावों से एन इंटू ई के रूप में हो जाता है चार्ज। यानी जो चार्ज है वो क्वांटाइज है, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही रहता है। उसी तरह से क्वांटा भी होता है, ठीक है। फोटोन जो होता है क्वांटिज्म में नहीं होता। उसके बाद प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट दिया, तो एग्जैक्ट पोजीशन जो इलेक्ट्रॉन का वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ जो हम प्रोबेबिलिटी है इसको फाइंडिंग का कि कहाँ पर ये मिल सकता है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट पोजीशन जो इलेक्ट्रॉन का वो हम यहाँ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बोर्ड साहब ने एग्जैक्ट बताया था, अगर आपको याद हो तो वहाँ तो रोबोट ने एग्जैक्ट बताया था एन स्क्वायर जेड सिस्टम से, और वेलोसिटी भी बताया था 2.18 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड से -600। ये सब बताया था। वो साहब ने exact सब चीज बताया था, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो फंक्शन बताया था। ये जो वो फंक्शन है वो पार्टिकल के स्टेट को डिस्क्राइब करता है कि पार्टिकल कैसा है, कहाँ है। स्क्वायर जो होता है साई का, इसको साई बोलते हैं। वो बताता है प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस, और सही बताया ना, तो इसका काम नहीं है, इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल जो फिजिकल है वो इसी का है, साई स्क्वायर का, यानी स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन का। वो जो है वो डेंसिटी बताता है कि कहाँ पर पार्टिकल है, जो पार्टिकुलर पॉइंट पे उसका फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितना है, वहां पर वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना परसेंटेज है कि मिल सकता है। तो ये कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के फीचर्स थे। फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जैसे मैंने बताया कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली। जो इसको हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं, कि ये इम्पॉसिबल है एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट मोमेंटम पार्टिकल का डिटरमाइन करना। तो ये सब चीजें आप याद रखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अगर आप तो कभी भी क्वांटम मैकेनिक्स पूछे, क्वांटम मैकेनिक्स से बोलोगे, क्वांटम मैकेनिक्स के अगर एग्जाम्पल से पूछे और डेफिनेशन पूछे तो आप अपने लिए लिख सकते हो। मतलब डूल क्या करता है, डूल करता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बिहेवियर से, जहाँ पे एनर्जी जो होता है क्वांटाइज होता है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल और मोशन ऑफ पार्टिकल जो होता है, पोजिशन जो होता है, इसको वेव फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी द्वारा डिस्क्राइब करता है। फीचर्स क्या क्या है आप फीचर्स में लिख सकते हो। वेव पार्टिकल डुअलिटी, अब क्या करो ना कि आप इतना भी याद रखोगे ना, इतना भी तो आप लिख पाओगे। वेव पार्टिकल डुअलिटी का मतलब जो पार्ट इलेक्ट्रॉन है या फिर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, वो वेव लाइक प्रॉपर्टी और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी दोनों दिखाता है। पार्टिकल डुअलिटी यानी वेव लाइक प्रॉपर्टी और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन की जो एनर्जी होता है वो क्वांटा के पैकेट में मिलता है, छोटे 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 पैकेट्स होते हैं क्वांटा का। प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट बताया कि जो एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन का वो हम नहीं बता सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी और फाइंडिंग फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वेव फंक्शन डिस्क्राइब किया, जो वेव फंक्शन है वो स्टेट ऑफ फंक्शन को पार्टिकल के स्टेट को डिस्क्राइब करता है, और जो इसका स्क्वायर है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिस्क्राइब करता है, फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल का। ठीक है। उसी तरह से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अभी उसका इंपॉर्टेंस क्या है क्वांटम मैकेनिक्स का, वो जो होता है वो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करता है। एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। वो केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी सेमीकंडक्टर लेजर फॉर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको बहुत सारा यूज है। आपने थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा भी होगा 11th या 12th में। अब आगे बढ़ते हैं। ये है कि टाइम इंडिपेंडेंस श्रोडिंगर मेजर इक्वेशन क्या होता है और मीनिंग ऑफ इसका वेरियस टर्म। शायद मैंने गलत भी लिखा हो, लेकिन वो एक फंक्शन के रूप में मैंने लिखा है। ठीक है। इसका जो मेन इक्वेशन होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ भी ठीक लिखा हुआ है, अगर सिर्फ इतना लिखने के लिए आया तो वो आप लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। केडीएस स्पेस में कैसे लिखाता है, जगह है। मैं यहाँ पर थ्री डी स्पेस में लिख देता हूँ, डी स्क्वायर
फाइव डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फाइव सॉरी साई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर फाइव बराबर जीरो। ठीक है, ये जो साई होता है इसको वेव फंक्शन बोलते हैं और इसको क्वांटम स्टेट को डिस्क्राइब करता है। इसको हैमिल्टन ऑपरेटर बोलते हैं। तो ई जो होता है टोटल एनर्जी होता है, वी होता है पोटेंशियल एनर्जी, एम जो होता है मास ऑफ पार्टिकल होता है, जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का, एच हो गया प्लांक कांस्टेंट, आई हो गया जो कांस्टेंट है हमारा मैथमेटिकल कांस्टेंट, और डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो सेकंड डेरिवेटिव है वेव फंक्शन का, वो टोटल ये कर्वेचर ऑफ वेव फंक्शन बताता है। तो आप ये लिख सकते हो। मैं इसके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, मैं सिंपल सा बात बताता हूँ, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। ये आपको यूट्यूब किसी भी यूट्यूब चैनल से आप देख लेना, तो यहाँ पे मिल जाएगा, तो देख जरूर लेना, ठीक है। तो मैं इसके बारे में ज्यादा भी बात कर नहीं पाऊंगा। बस सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो होता है डिस्क्राइब करता है, वो क्या डिस्क्राइब करता है, वेव नेचर होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का, जैसे इलेक्ट्रॉन, उसको डिस्क्राइब करता है। ये हमारे एनर्जी लेवल ऑफ एटम को अलाउड करता है, और वेव फंक्शन के सॉल्यूशन को बताता है, जो पार्टिकल के सारी इंफॉर्मेशन को रखता है। वेव फंक्शन होता है वो पार्टिकल के सारी इंफॉर्मेशन को रखता है। उसके बाद जो वेव फंक्शन का स्क्वायर है साई स्क्वायर, ये जो होता है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है पोजीशन पर, पार्टिकुलर पोजीशन पर पार्टिकल को फाइंड करने का। ये कुछ चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। अब इसका आपको सिग्निफिकेंस पूछ सकता है, साई का सिग्निफिकेंस और साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस। तो साई को बोलते हैं वेव फंक्शन, फिर दो वेव फंक्शन आता है, तो रेडियल वेव फंक्शन आता है, क्या आता है, एंगुलर वेव फंक्शन आता है। मैंने यहाँ शायद डिस्कस नहीं किया है, अगर मुझे ध्यान जहाँ तक है, नहीं शायद यहाँ पे डिफिनेशन वो नहीं मिलेगा, नोट्स मिलेगा, आप यहाँ तक लेना, ठीक है। मैं आपको एच डब्ल्यू दे रहा हूँ, या आप जो बोलो, दो चीज का डिफिनेशन और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेना। तो एक रेडियल वेव फंक्शन है और एक एंगुलर वेव फंक्शन होता है। ये दो चीज को आप देख लेना और इसके डिफिनेशन और एग्जाम्पल आप देख लेना, लिख लेना। तो जो साई होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं। वो एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशन का। ये जो होता है वो पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल का क्वांटम स्टेट जो होता है, वो क्वांटम स्टेट जो होता है पार्टिकल का, उसको डिस्क्राइब करता है। इसका कोई कहे ना कि कोई जो डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग नहीं होता है, इसका खुद का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है साई का, और ना ही एक्सपेरिमेंटली ये मीनिंग किया जाता है। लेकिन पार्टिकल का एनर्जी और मोशन, मोशन और एनर्जी के बारे में सारा जानकारी रखता है। एनर्जी का है, तो साई को हम पहले तो वेव फंक्शन बोलते हैं। उसका एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशन का, वो हमारे पार्टिकल के क्वांटम स्टेट को डिस्क्राइब करता है। इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, और ना ही ये एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है, लेकिन पार्टिकल के मोशन और एनर्जी का सारा इंफॉर्मेशन यही रखता है। की पॉइंट यही है कि जो साई का है कोई डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकल फंक्शन है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, या फिर हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि साई का कोई डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है या नहीं होता, नहीं होता है, बस ये मैथमेटिकल फंक्शन होता है। आगे है साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, इस पे हम बात करें तो जो साई स्क्वायर होता है उसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। ये जो होता है वो पर्टिकुलर स्पेस में पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होता है वो बताता है। साई स्क्वायर का बड़ा वैल्यू, लार्जर वैल्यू का मतलब होता है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है पाने की उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। स्मॉलर वैल्यू का मतलब होता है कि वहां पर प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन पाने की है वो कम है। इसका की पॉइंट क्या है कि जो साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, तो ये जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक गिवन गिवन है कि गिवन गिवन स्पेस में वहां पर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है इलेक्ट्रॉन पाने की वो बताता है। तो ये हो गया साई स्क्वायर। अगर आप सिंपल भाषा में कंपेयर करना चाहते हो, एक त्रिशूल जैसा बनता है ना, साई और साई स्क्वायर। तो साई जो होता है वो इसको वेव फंक्शन बोलते हैं, और साई स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, सॉरी बहुत गंदा लिख रहा हूँ, इतना गंदा नहीं लिखना, मैं अच्छे से लिखता हूँ रिवाइज करने के लिए, कोई वैसे नहीं, पीछे लिखा हुआ है साई स्क्वायर।
साई जो होता है वो होता है वेव फंक्शन। साई स्क्वायर जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। क्यों होता है? ये क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस होता है। आप छोटे छोटे पार्ट में याद करोगे तो याद हो जाएगा। ये इक्वेशन जो हाइड्रोजन एटम के लिए है, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, यही मैं बोल रहा हूँ कि आप याद करो एज इट इज, या फिर इसका जो डेरिवेशन है वो यूट्यूब से देख लेना। मैं इसमें ज्यादा अभी चर्चा नहीं करने वाला हूँ, और इसके लिए इसका डेरिवेशन यूट्यूब से देख लेना। मैं इसके बारे में ज्यादा जानता ना हूँ, नहीं हूँ। बस मैं ये बता सकता हूँ कि ये इक्वेशन होता है -h² पाई 8 पाई² इंटू 1 इंटू डेल स्क्वायर साइन माइनस ई स्क्वायर बाय 4 पाई 7 इंटू आर इंटू साइन बराबर टू इंटू फाइव। एक होता है प्लैंक कांस्टेंट, देन जो होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो जो डेल स्क्वायर होता है लैप्लासियन ऑपरेटर होता है, आपको पता होगा। तो बेसिकली क्या होता है मैं बता सकता हूँ, पर अब्रिविएशन लिखने में पता चल जाए आपको। साई जो होता है वेव फंक्शन होता है, ई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। नोट आप पहले नोट आप जानते हो परमिटिविटी है। आर जो होता है वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है, जैसे ये है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो ये जो डिस्टेंस है वो आर है। और ई जो है वो टोटल एनर्जी है। एनर्जी भी दो फॉर्म में होता है। एनर्जी जो होता है वो दो फॉर्म में होता है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी का टर्म, जो वो है -h² बाई 8 पाई² एम इंटू डोल स्क्वायर साई। और फिर होता है पोटेंशियल एनर्जी का टर्म -e² बाई 4 पाई 7 नॉट आर इंटू साई। यही दोनों मिलाकर एनर्जी का टर्म बन रहा है, टोटल एनर्जी का टर्म बन रहा है। ठीक है, ये क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या बता रहा है? टोटल एनर्जी। ये एनर्जी का एक तरह से कैलकुलेशन है, और सोल्व करके आता है। वो जो मैंने इक्वेशन लिखा था ना, उसी इक्वेशन से सोल्व होता है। सिग्निफिकेंस क्या है? ये हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिस्क्राइब करता है। ये जो हमारा इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो होता है, वो एनर्जी लेवल हमारे एटम को पता चलता है, सॉरी हाइड्रोजन एटम को पता चलता है। ये हमारे 1s 2s 2p 3s 3p और 3d के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल सभी फंक्शन बताते हैं। और ये स्टेट साइज और एनर्जी को एक्सप्लेन करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी को। और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का ये तो बना हुआ है, ये बस इतना ही है। अब आते हैं नोड के बारे में। नोड क्या होता है? देखो, नोड होता है ना कि जिस रीजन में, नोड क्या होता है कि जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। बोल दिए गलत, सॉरी। नोड होता है उस रीजन में, जिस रीजन में प्रोबेबिलिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की वो जीरो हो, उसको हम नोड बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा रीजन जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, जीरो हो, उसको हम नोड बोलते हैं। नोड जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक रेडियल नोड होता है और एक क्या होता है, एक रेडियल नोड होता है और एक एंगुलर नोड होता है। तो नोड एक रीजन है ऑर्बिटल में, एटॉमिक ऑर्बिटल में, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की वो जीरो है। बट नोट द वेव फंक्शन इज जीरो, क्योंकि असल में सॉल्यूशन तो यही है ना, वेव फंक्शन ही सॉल्यूशन है इक्वेशन का। तो वही जीरो होगा, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी जीरो होगी इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की। दो तरह का नोड होता है। नॉर्मल नोड होगा जो आपको पूछने का चांस है, मुझे लगता है कि पूछेगा आपसे, और दूसरे में तो पूछेगा एक क्वेश्चन किसका नोड बताइए, रेडियल नोड या टोटल नोड या फिर एंगुलर नोड आपको पूछेगा। रेडियल नोड होता है, तो रेडियल नोड इज a historical region around the planet where the probability of finding an electron is zero। तो दो तरह का रीजन होता है, स्फेरिकल रीजन होता है और प्लेन होता है, कोन होता है। ठीक है, एंगल दोनों, दो तरह के रीजन होता है। इन दो तरह के रीजन में जो रेडियल नोड होता है वो स्फेरिकल रीजन में अराउंड जो न्यूक्लियस के अराउंड होता है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की वो जीरो होता है, हम रेडियल नोड बोलते हैं। रेडियल नोड अराइव फ्रॉम द रेडियल पार्ट ऑफ द वेव। दो तरह का पार्ट होता है, एक रेडियल पार्ट होता है और एक एंगुलर पार्ट होता है।
ये रेडियल पार्ट होता है, एक एंगुलर पार्ट होता है। इसे भी इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की आप वो जब इक्वेशन चेंज करोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ से जो होता है वो इसको मिलता है, एंगुलर नोड मिलता है, एंगुलर नोड मिलता है, और यहाँ की रेडियल नोड मिलता है। ठीक है, तो रेडियल नोड कहाँ से निकलता है? वेव फंक्शन के रेडियल पार्ट से राइज होता है। ये जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस की तरह अपीयर होते हैं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से अपीयर होता है। इसको हम बोलते हैं रेडियल नोड। तो सिंपल सा बात है, में रेडियल नोड क्या है? अराउंड वो स्फेरिकल रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, उसको हम रेडियल नोड बोलते हैं। ये वर्क फंक्शन के रेडियल पार्ट से अराइज होता है, और ये किस तरह से दिखते हैं? कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस के रूप में दिखते हैं। नंबर ऑफ रेडियल नोड कितना होता है? तो L-L-1 होता है। ये आप याद रखो, रिमेंबर इट। रेडियल नोड क्या होता है? L-L-1। देखो, मैं एल लिख देता हूँ, एल, और यहाँ पर आपको सबसे ऑर्बिटल लिख देता हूँ, S-P-D-S। ठीक है, ये सबसे है सिक्स। इसके लिए जो एल होता है, इसके लिए एल जीरो होता है, सी के लिए एल वन होता है, डी के लिए जीरो होता है, और एस के लिए तीन होता है। तो अगर आपको मान लो कि थ्री एस दिया, थ्री एस, और इससे पूछ रहे कि आपको रेडियल नोड बताओ, रेडियल नोड, एल तो थ्री है, थ्री, एल क्या है? जीरो, एस का जीरो होता है, -1, तो कितना हो गया? दो नोड हो गया, दो रेडियल नोड हो गया। यहीं पर यही बताया कि एस जो होता है, एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और एल जो होता है वो एब्सोल्यूट क्वांटम नंबर होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, वन एस के लिए एन यहाँ एल जीरो है, क्योंकि एस के लिए जो एल होता है वो जीरो होता है, तो रेडियल नोड जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि एन माइनस टू माइनस वन पर रखेगा, तो वन माइनस जीरो माइनस वन तो जीरो, समझ में आया? सिमिलरली ये एस के लिए टू माइनस, एस के लिए एल जीरो माइनस वन तो वन, टोटल के लिए टू माइनस एल क्या हो जाएगा? टू के लिए एल वन हो जाता है, तो वन तो जीरो, डीएक्स के लिए तो टू वन हो जाएगा, फोर जीरो माइनस वन तो दो। इस तरह से आप रेडियल नोड निकाल सकते हो, यहाँ थ्री डी तक दिया हुआ है, आप इसको देखकर निकाल सकते हो रेडियल नोड। रेडियल नोड होता क्या है? मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ? क्योंकि सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव आएगा, और ऑब्जेक्टिव एक नंबर का नहीं, आप लोग को दो नंबर का आता है, सबसे पहला बात। दूसरा बात, अगर ये चार नंबर वाला में आ गया डिफिनेशन के साथ, तो आपको लगता है कि इतना लिखने पर आपको चार नंबर देगा कोई? ओके, नहीं देगा। और सॉरी, लॉजिकल है कि वो सिर्फ रेडियल नोड नहीं पूछेगा, वो एंगुलर नोड भी पूछेगा। तो आपको एग्जाम्पल के साथ रखना है, ठीक है, फॉर्मूला एग्जाम्पल साथ रखो, कि सामने वाला को थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ कुछ लिखा है बच्चा। तो फिर मैंने ये भी बोला, आप नोड का भी परिभाषा दो, जो आपसे रेडियल और एंगुलर नोड बोले ना, तो नोड का भी परिभाषा दो, वहां से रेडियल और एंगुलर नोड निकालो। जैसे ये इक्वेशन है, तो आपसे ये इक्वेशन पूछेगा, तो हम मुझे जहां तक लगता है ये इक्वेशन आपको डिराइव करवा के पूछेगा। अगर डिराइव करवाया और पीछे वाले क्वेश्चन का भी पिछले साल पूछा है, तो जब दो इक्वेशन ये डिराइव करेगा ना, ये आपका काम, नोट्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो बस वही कर लोगे ना, तो बाकी का नोट्स यहाँ है, इससे ज्यादा बाहर की चीजें नहीं आई। तो रेडियल नोड क्या है कि वो न्यूक्लियस के आस पास का वो स्फेरिकल रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, इसको रेडियल नोड बोलते हैं। रेडियल नोड जो होता है वेव फंक्शन के रेडियल पार्ट से निकलता है। ठीक है, रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1, और ये जो होता है वो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस की तरह दिखता है, बस इतना। एंगुलर नोड है तो प्लेन या कोन होता है, जो न्यूक्लियस से पास करता है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन का फाइंड करने की वो जीरो, इसको हम एंगुलर नोड बोलते हैं। वो जो होता है एंगुलर नोड जो होता है वो वेव फंक्शन के एंगुलर पार्ट से निकलता है, और वो शेप ऑफ द ऑर्बिटल को बताता है। ये याद रखना है, ये डिटरमाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के शेप को बताता है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपको याद हो, दो ऑर्बिटल अगर आपको याद हो, दो ऑर्बिटल में डी एक्स वाई आता है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस मानूं, तो आपको क्या लगता है डी एक्स वाई का क्या मतलब है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस? नहीं, डी एक्स वाई का मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर का जो इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है वो जीरो है। एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर
कैसे? तो यहाँ से 45 डिग्री पे, यहाँ से 45 डिग्री पे, और यहाँ से 45 डिग्री पे, एक्स और वाई के बीच में 45 डिग्री पर जो बनता है, इसको हम बोलते हैं चार्ज। डबल नंबर सेट है, जो बता भी है डी ऑर्बिटल में, वो बी एक्स वाई है। ये जो एक भी बताता है, जो एंगुलर नोड होता है, और फिर बताता है, वो एंगुलर नोड इनको बताया है कि 45 डिग्री पर लेंगे, एक्सपेरिमेंटली बताता है। यहाँ पर तो जो मुझे पता है वो मैं बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली बताता है। तो जो एंगुलर नोड होता है वही बताता है कि ऑर्बिटल का शेप क्या होगा। जैसे एक आता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, होता है शायद इस तरह से। नहीं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब, या फिर काम करो, टू एक्स ले लो, ठीक है, टू एक्स। टू एक्स का मतलब है कि एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर किसी फाइन इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की सबसे ज्यादा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़े होंगे 11th क्लास में। एंगुलर नोड का जो नंबर होता है वो एल होता है, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर ही होता है। यानी अगर आपको वही 3s दे दे, और आपको एंगुलर नोड पूछे, एंगुलर नोड इसका जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक का जो एल होता है वो जीरो होता है। तो इसको एल में मैं बता देता हूँ, एल जो होता है वो जीरो, एक, दो, तीन, जीरो होता है एस के लिए, वन होता है पी के लिए, टू होता है डी के लिए, और थ्री होता है एक्स के लिए। इस तरह से टोटल नोड कितना हो गया? टोटल नोड हो गया n-1, क्योंकि टोटल नोड क्या हो जाएगा? टोटल नोड हो जाएगा एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड। एंगुलर नोड है एल, रेडियल नोड है n-1, एल एल जाएगा, n-l बचेगा, सॉरी, n-1 बचेगा। ये यहाँ पर वही बताया है, ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड जीरो, ऑर्बिटल के लिए वन, डी ऑर्बिटल के लिए दो, और एस ऑर्बिटल के लिए तीन, क्योंकि एल के बराबर ही एंगुलर नोड है। मुझसे पूछेगा, मैं बोलता हूँ। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी याद रखना है, मतलब इसका जरूरत क्या है। तो रेडियल नोड होता है वो हाई इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी के जो स्पेस होता है उसको अलग करता है। जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का होता है उसको अफेक्ट करता है। तो उसको क्वांटम नंबर के साथ इंक्लूड करता है, जितना उसका क्वांटम नंबर होगा ज्यादा, उतना ही आपका रेडियल नोड देखने को मिलेगा। जैसे आप कर सकते हो 1s 2s 3s और 4s ले सकते हो। यहाँ पर रेडियल नोड निकालो, रेडियल नोड n-l-1 होता है, सबका l तो जीरो है, ये 1-1 जीरो होगा, 2-1 वन होगा, 3-1 दो होगा, 4-1 थ्री होगा। देख रहे हो कि जैसे जैसे ये क्वांटम नंबर यानी n बढ़ रहा है, यहाँ हमने 1 2 3 4 क्या बोल रहा है, रेडियल नोड इंक्रीज कर रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बढ़ने से रेडियल नोड जो होता है वो इंक्रीज करता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये ऑर्बिटर के एनर्जी और साइज को इन्फ्लुएंस करता है। एंगुलर नोड जो होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटर के शेप को बताता है। वो डिफरेंट लोब में ऑर्बिटर को डिवाइड करता है। साथ ही में जैसे जैसे एल बढ़ता है, वो बढ़ता है, क्योंकि एंगुलर नोड एल होता ही है, तो जिसका एल ज्यादा होगा उसका एंगुलर नोड ज्यादा होगा, याद रखना। और ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, पी ऑर्बिटल डम्बल्ड है, और डी ऑर्बिटल जो है फ्लेवर लिक्विड है। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल का जो शेप होता है उसको एक्सप्लेन करता है एंगुलर नोड। अब एक रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। तो देखिए, जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये क्या बताता है? ये बताता है कि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन gives the probability of finding the an electron at a distance r from the nucleus in respective of direction, मतलब किसी भी डायरेक्शन में अगर r डिस्टेंस का है तो उसका कितना प्रोबेबिलिटी होगा इलेक्ट्रॉन का वहां पर, इलेक्ट्रॉन होने की जो
प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, वो फंक्शन द्वारा रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो पी आर है वो 4 पाई आर स्क्वायर आर का स्क्वायर है। यहाँ पे जो पी आर है वो फंक्शन बताता है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आर स्मॉल आर जो होता है आर में रेडियल वो फंक्शन बताता है, और आर जो है वो न्यूक्लियस से दूर बताता है। सिग्निफिकेंस है तो दिखाता है कि जो डिस्टेंस के साथ कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जो होता है वो डिफर करता है, वेरीज करता है। साथ में बताता है कि प्रोबेबल डिस्टेंस क्या है। मतलब इससे आप अगर रख रख के आर की जगह पर बहुत सारा मान रख के हमें क्या कहते हैं ना कि कहाँ पर कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे बढ़िया है, मोस्ट प्रोबेबल है। साथ ही में ये डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को डिपेंड करता है। ये है मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। जैसे पहला में देखो, ये ऑर्बिटल में दो जगह डिवाइड कर रहा है, ये एक ही जगह डिवाइड कर रहा है ये। ठीक है, ये डिवाइड करता ही नहीं है क्योंकि 1s में होता ही नहीं है। द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू। पहले तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन समझे। आर को कितना भी डिस्टेंस हो, सॉरी कोई भी डायरेक्शन हो, तो हमको बताता है कि अलग अलग आर पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। अब जिस डिस्टेंस पर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वैल्यू जो है मैक्सिमम हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस बोलते हैं। इस डिस्टेंस पर क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज द हाईएस्ट। इस डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाईएस्ट है। जैसे ये 1s ऑर्बिटल के लिए है, यहाँ पर सिर्फ एक मैक्सिमम बनता है कि कोई रेडियल नोड नहीं होता। जितना नोड होगा उतनी बार वो एक्स एक्सिस से कट करेगा, यहाँ है ही नहीं नोड तो कट करता ही नहीं। इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होता है वो न्यूक्लियस के नियर जो होता है वो हाईएस्ट होता है। सबसे प्रोबेबल डिस्टेंस जो होता है वो होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ पे ए नॉट है वो बोर्स का रेडियस है। एक पीक बनता है, कोई रेडियल नोड नहीं होता है, डिस्टेंस ये होता है। उसी तरह से आप 2x से लेकर सकते हो, दो पीक बनता है, एक रेडियल नोड होता है, और एवरेज डिस्टेंस जो होता है 1s से वो ग्रेटर रहता है। बस ये आउटर मैक्सिमम पर जो इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सप्लेन करता है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सप्लेन करता है न्यूक्लियस के साथ। साथ ही में इलेक्ट्रॉन के मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस को डिटरमाइन करने में मदद करता है। डिफरेंट ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल को अलग अलग करने में, डिफरेंट डिस्टिंग्विश करने में सहायता करता है, हेल्प करता है। और एक्सप्लेन करता है कि क्यों इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हायर ऑर्बिटल में या फिर एवरेज में या फिर न्यूक्लियस से दूर है। मतलब क्यों हायर ऑर्बिटल में है, क्यों एवरेज में है, और क्यों दूर है न्यूक्लियस से। वो एटॉमिक साइज और केमिकल बॉन्डिंग को समझने में भी यूजफुल होता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये कुछ क्वेश्चन है, आप यूनिट फर्स्ट पे आप देख सकते हो। तो ये आप क्वेश्चन को क्या करना है एक बार, ठीक है, क्या करना है कि आपको पढ़ना है थ्योरी, थ्योरी पढ़ना है। थोड़ी सही लगे ठीक है, नहीं तो आप एआई का इस्तेमाल करके उस थ्योरी को और एलिब्रेट कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, इस क्वेश्चन को लिखना है, फिर से आंख बंद करके लिखना है। जहां फंसो फिर से देखो, फिर से लिखो। अब लिखते लिखते क्या करोगे, ये 2-3 बार लिखोगे तो आपको जो मसल मेमोरी है उसमें बैठ जाएगा। आप एक बार कर लोगे। ये क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन है इसमें, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसमें टेस्ट है। आप एक बार इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके देख लेना, लिख लेना। तो जहां पर नहीं समझ में आया उसका आंसर देख लेना, क्या उसको बोलते हैं, वही से। और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक मैंने यहाँ पर ग्राफ खींचा होगा, हाँ, ये ग्राफ आप याद रखना। तो पाई स्क्वायर और आर के बीच का ग्राफ है, यानी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और आर के बीच का ग्राफ है। ये आप ग्राफ याद रखोगे, याद कैसे रखोगे मैं बता रहा हूँ। 1s 2s और 3s में आपको नोड याद होगा, टोटल नोड। इसमें 0 होता है तो ऊपर से तो नहीं कटेगा, नहीं कहीं भी कट नहीं करेगा, एक मैक्सिमम बनेगा। यहाँ पर दो मैक्सिमम बनता है, वो एक मैक्सिमम और एक बार कट करता है क्योंकि एक नोड होता है।
तो इस तरह से जाता है पाई स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पर भी 2 नोड होते हैं तो यहाँ 2 बार कट करेगा, इस तरह से। अब आगे बढ़ोगे तो 2 के लिए एक भी नोड नहीं मिलेगा आपको, 3 के लिए फिर से 1 नोड मिलेगा और 3 के लिए एक भी नोड नहीं मिलेगा। आप इस तरह से आपको आएगा शायद ग्राफ लिखने के लिए, तो आप प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस और आर के बीच का ग्राफ ही बना सकते हो, ठीक है? तो यूनिट फर्स्ट यहाँ खत्म होता है। समझ में ना आए कोई बात नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, ये मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ भी नहीं और ना ही मुझे इसके बस उतना पता है। मैं जितना हो पाया मैंने किया, और आपको सारा आपका सारा जो टाइप है वो मैंने करा दिया है। आपको याद हो तो क्वांटम मैकेनिक्स में शुरू किया, उसके बाद टाइम इंडिपेंडेंट जो इक्वेशन है वो मैंने नहीं कराया है। तो 2 चीज़ें फिर से कर लेना, मैंने नहीं बोला है। आप एक बार देख लेना, क्योंकि मैंने देखने की कोशिश किया, मैं समझ नहीं पाया उतना अच्छे से, तो आप लोग अगर उसमें हो तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो रेडियल और एंगुलर पार्ट हमने देखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो 1:2 पे 3:3 और 3D का है वो मैंने दिखा दिया। यहाँ से मैंने बताया था आपको कि 2 चीज़ देख लेना, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन, ये 2 चीज़ रिवाइज कर लेना। मैं यूट्यूब चैनल में बता देता हूँ। फिर आपको रेडियल और एंगुलर में मैंने बताया, इसका फिनिशनेस भी है उसी नोट्स में। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और उसका कॉन्सेप्ट भी है मोस्ट फेवरेबल डिस्टेंस का, 1s और 2s के बीच में। तो सारा चीज़ आपके नोट्स में है, आपको समझ में ना आए कोई बात नहीं, आपका ज़्यादा टाइम ये लेक्चर नहीं दिया होगा। आपको यूट्यूब पे जाना है, मैं यूट्यूब पे दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं अगले वीडियो की चलूँगा। मैं एक यूट्यूब चैनल आपको दिखा देता हूँ। मैंने पढ़ा नहीं है, बट आप क्या कर सकते हो कि देखो, हम लोग को पढ़ना नहीं, हम लोग को एग्जाम निकालना है। एग्जाम में जाकर वहां पर बस आंसर लिखना है, इसी तरह का। और आंसर लिखाएगा जब आप चीज को समझोगे रहोगे, चीज को समझोगे रहोगे तो खुद से भी लिख लोगे। तो वो जेड जेड के केमिस्ट्री क्लासेज है, इस पे जाना है, ठीक है? और यहाँ देखो, यहाँ पे इसके चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाना और नीचे आना। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का देखो, यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट मिल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा फुल कोर्स में आना, और जो भी आपको चाहिए टॉपिक वो लेना है, ठीक है? कहाँ चला गया, सॉरी। जो जो टॉपिक लेना है ना बस वो लेना है, ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही करो ये करो, कुछ ज्यादा कुछ समझता नहीं है। देखो जैसे यहाँ देखो, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किया करवाया हुआ है आप 25 मिनट में, आप ये कर लेना। रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन जो मैंने बोला है ये करने के लिए आप ये कर लेना 24 मिनट में, ये कर लेना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये साई के बाद साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस भी है, आप ये भी समझ लेना, नोट्स में आपके है, समझ लेना, स्क्रीनशॉट लेना और आपको कॉपी लेना। देखो ज्यादा लंबा लंबा वीडियो भी नहीं, 11 मिनट 30 मिनट कम्प्लीट कर लेना, तो वहां से कुछ आपको मिल जाएगा। सारा तो नहीं मिलेगा पर कुछ में मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है कि दूसरे प्लेलिस्ट में जाना है, एक प्लेलिस्ट चाहिए हो गया, यहाँ तक को 2-3 वीडियो मिल गया, वैसा और आओ। और ये एलिमेंट्री क्वांटम जो है, कहाँ चला गया, सॉरी, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में आना और इसमें देखना, इसमें आपको जो मिलेगा वो आप देखना। तो देखो, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम ये देखना है, आपको 25 मिनट का लेक्चर है, आधा घंटा का, ये आप देख लेना। स्टेटस पढ़ने का मैंने पढ़ सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स का, बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, आप पढ़ लेना, ठीक है? एमओटी आपको सेकंड यूनिट में आप ये भी पढ़ लेना, वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा ही, तो पढ़ लेना। फिर है फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस का ग्राफ, ये पढ़ लेना, बस काम हो गया आपका, हो गया यूनिट 2 का काम खत्म। यूनिट 2 खत्म हो गया, इससे ज्यादा है ही नहीं ये, पर यूनिट फर्स्ट। अब ये कुछ चीजें देख लेना, बाकी आपको पोस्ट में मिल जाएगा, ठीक है? तो इस चैनल पर जाना, यहाँ पर देखो, ये मत देखना कि कौन सा सेमेस्टर है, आप थोड़ा सा जाना और अपना अपने अकॉर्डिंग देख लेना, या तो होगा तो आप उसको गूगल ही मार देना डायरेक्ट कि ये टॉपिक हमको चाहिए, ठीक है? मैं अगर एक दिखाना चाहूँ टॉपिक, जैसे मान लीजिए रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो था, फंक्शन
जेड केमिस्ट्री क्लासेज आ गया, यहाँ पे डालना, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। क्या मिला? रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन का लेक्चर मिल गया, तो देख लेना, काम हो गया। शायद इसी में अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो एक कहीं और से भी देख लेना। ये सब ज्यादा मत देखना, जो लाइन का क्वेश्चन, ठीक है, ये आप काम नहीं देगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यूनिट 1 हो गया। यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 ये केमिकल बॉन्डिंग के बारे में है। ये हमारा सबसे पहले तो मोलिकुलर फॉर्मूले के बारे में बताता है, सॉरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बताता है। हमें वही पढ़ना है मेन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मैं ये बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का थोड़ा सा जान जाओ, तो आप इसके सारे क्वेश्चन कर लोगे, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए, मैं इसको शुरू करते हैं। यहाँ से नहीं शुरू करते हैं, मेरे पास होगा लक्ष्य। हाँ, ये है टॉपिक पहला, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एमो अप्रोच क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में होता है कि वो बताता है हमें कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जो इंटायर मॉलिक्यूल से बिलोंग करता है, ना कि एक इंडिविजुअल एटम से। इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कहने का मतलब है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, मान लो 1s और 1s, ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये दोनों क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये दो एंगुलर ऑर्बिटल थे, वो दोनों कंबाइन करके क्या बना है? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, ठीक है। एक सिग्मा बनाते हैं, एक सिग्मा स्टार बनाते हैं। सिग्मा स्टार को क्यों ऊपर रखा और सिग्मा को क्यों नीचे रखा, मैं आपको बताऊंगा। सिग्मा स्टार क्या होता है, सिग्मा क्या होता है। तो इस तरह से मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। वो जो था वो हुन द्वारा और मल्किन द्वारा डेवलप किया गया था। इसका बेसिक आइडिया क्या है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, वीबीटी था, उसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो दो एटम के बीच में ही रह जाता था। लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या हुआ कि ये दो एटम के बीच में लोकलाइज नहीं है, जबकि ये पूरे इंटायर मोलिक्यूल में मूव करके रहता है। तो यानी होल पूरे मोलिक्यूल का जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है पूरे मोलिक्यूल से बिलोंग करता है। तो फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो ओवरलैप करते हैं, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल को बनाते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बने। मैंने फिर से वही बताया, मैंने यही बताया। सॉरी, एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। ये दो तरह का होता है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है। तो अगर आप बात करो टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल के बारे में, दो टाइप का होता है। एक होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बीएमओ। ये क्या बोलता है? ये कंसंट्रेटिव ओवरलैप से बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होता है, वो न्यूक्लियाई के बीच में बढ़ता है, एनर्जी कम होता है, तो मोलिक्यूल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो प्रेजेंट किया जाता है आई से या सिग्मा से। अगर एस ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल से बना हो तो पाई, और अगर पीपी ऑर्बिटल से यानी साइडवेज ओवरलैपिंग से बना हो तो, सॉरी मैंने क्या बोला, एस एस से बना हो तो सिग्मा, ऑर्बिटल से बना हो तो पाई। नहीं होता है, साथ में इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो कम होता है, और न्यूक्लियाई के बीच में जिसको एनर्जी जो होता है वो ज्यादा होता है, और मोलिक्यूल जो होता है वो
स्टेबल होता है। इसको सिग्मा स्टार या पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार जो होता है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। अब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ दो ऑर्बिटल बनाया था, वन एस का, तो मैंने एक ऊपर बनाया और एक नीचे बनाया, ठीक है, ये कंबाइन करके बनाया। तो मैंने बोला कि इसको सिग्मा स्टार बोलते हैं, उसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा स्टार मैंने ऊपर क्यों लिखा, कि इसका जो एनर्जी होता है वो ज्यादा होता है। एनर्जी ज्यादा होता है तो ऊपर होता है, एनर्जी कम होता है तो नीचे होता है, ठीक। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होता है, बीएमओ होता है, वो जो मोर स्टेबल होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, और ये लेस स्टेबल होता है, ठीक है। इसी से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हो, वो एनबी का मतलब होता है, कहाँ लिखूं, एनबी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ, यानी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और एनए का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ। यहाँ से भी लिखा हुआ है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, और लिखा हुआ भी है। एनबी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और एनए का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये बॉन्ड ऑर्डर आप इस तरह से निकाल सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ द ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय टू इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो आ जाए, मैं भी लिख ही देता हूँ, आगे होगा चर्चा, ऐसा नहीं है कि नहीं चर्चा होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ जाए तो जो नहीं होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये चीजें हुई। अब फिर हमने क्या किया, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी शुरू किया। इसमें क्या हुआ कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस इज ए मोलिकुलर ऑर्बिटल। दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, एक बनाते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो हमने दोनों को प्रकार को भी देखा। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है, ये कंसंट्रेट कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप से बनता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब कुछ इस तरह से होता है, मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो इसको दर्शाते किस तरह से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। टाई का फंक्शन होता है, अगर आप दो ऑर्बिटल ले रहे हैं, मान लीजिए एक ये है, ठीक है, मान लीजिए ये साई ए है, और ये जो है वो साई बी है। तो जो बीएमओ होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल मोलिकुलर ऑर्बिटल, वो जो होता है इन दोनों के एम्पलीट्यूड का एडिशन को होता है। लेकिन ये जो होता है वो बनता है साई ए प्लस साई बी। ये कभी पूछता भी है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल का जो फंक्शन होता है वो किस तरह से दिखता है, तो ये इस तरह से दिखता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल का। और एंटी बॉन्डिंग का किस तरह से दिखता है, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव है तो माइनस हो जाता है, यानी ये जो होता है एम्पलीट्यूड दोनों में से घट जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंटी बॉन्डिंग का है, और ये बॉन्डिंग का है। फिर से बात, और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो कम करता है न्यूक्लियर के बीच में, एनर्जी कम होता है जिसकी वजह से, और मोलिक्यूल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल बनता है। एंटी बॉन्डिंग में डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है, एनर्जी ज्यादा होता है, मोलिक्यूल अनस्टेबल होता है। तो हम क्या करना, उल्टा याद करना, बॉन्डिंग में याद करना कि मोलिक्यूल स्टेबल होता है, स्टेबल होगा एनर्जी कम होगा। भाई ज्यादा देर धूप करोगे तो क्या स्टेबल रह पाओगे, नहीं, एनर्जी कम, सोचना है, एकदम आराम करना है, बैठना है, एनर्जी कम, एनर्जी कम, स्टेबल बनने के लिए एनर्जी कम। तो जैसे ही आप दो चीज किए, तो एनर्जी जैसे ही कम किया तो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनर्जी वो इंक्रीज कर जाता है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ प्रोटीन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है बॉन्ड ऑर्डर का, मैंने बताया है कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, हायर बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेंथ,
का बॉन्ड लेंथ हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे बॉन्ड लेंथ अगर 0 हो तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर 0.5 हो तो वीक बॉन्ड होता है, 1 हो तो सिंगल बॉन्ड होता है, 2 हो तो डबल बॉन्ड होता है, और 3 हो तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंपल सा बात। अब एडवांटेज क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का? वो जो होता है वो देखो एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल्स का, जो बीबीटी फ्लॉप हो पा रहा था, बीबीटी झूठ बताता है। बीबीटी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था कि O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है, बीबीटी बता रहा था कि O2 जो है वो डायमैग्नेटिक है, लेकिन ऐसा प्रूफ हुआ कि O2 पैरामैग्नेटिक है। तो इसको एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि जो O2 है वो क्यों पैरामैग्नेटिक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है, बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करता है, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करता है, साथ ही में अप्लीकेबल होता है होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर दोनों मॉलिक्यूल के लिए। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल क्या होता है? होमो का मतलब सेम, यानी एक ही मॉलिक्यूल से बना हो, जैसे O2, F2, ये सब होमोन्यूक्लियर है। C2 होमोन्यूक्लियर है। हेटेरोन्यूक्लियर का मतलब NO प्लस CO, ये सब हेटेरोन्यूक्लियर है, यानी दोनों मॉलिक्यूल जो है, सिर्फ दोनों एटम जो है अलग अलग है, इसमें दोनों एटम सेम होता है, तो होमोन्यूक्लियर हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरे मॉलिक्यूल से बिलोंग करता है, इंटायर मॉलिक्यूल से बिलोंग करता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास कम एनर्जी होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास ज्यादा एनर्जी होता है। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करता है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। नेगेटिव बिहेवियर को ज्यादा अच्छा से डिस्क्राइब करता है लिमिट के तुलना में। ठीक है, लिमिटेशन है मैथमेटिकल, इसका कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लार्जर मॉलिक्यूल पर डिफिकल्ट होता है अप्लाई करने के लिए, और हमेशा मॉलिक्यूलर शेप को डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो कुछ इसका लिमिटेशन है। अब एक रूल आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जो है वो कुछ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को ही यूज में लाने के लिए एक मेथड है। रेशियो क्या है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज द मेथड यूज्ड इन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी टू एक्सप्लेन हाउ मच एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल। मतलब कितने, सॉरी, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो कंबाइन करते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाने के लिए। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ही LCAO के जरिए आता है। ठीक है, तो यही एक्सप्लेन करता है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं एक साथ, तो ये लिनियरली प्रोड्यूस करते हैं एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसमें बताया कि सपोज दो हाइड्रोजन एटम है, एक दूसरे से अप्रोच किया, तो एक हाइड्रोजन एटम पास होने से एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो दो ऑर्बिटल कंबाइन करके पॉजिटिव मेथड से बनाता है। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब दो मोलिकुलर ऑर्बिटल। मैं अब थोड़ा सा इसी चीज को यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम के साथ। तो आप क्या करो कि यहाँ पर इसको समझ लो, एनर्जी डायग्राम हम समझ लेते हैं। तो दो तरह का एनर्जी डायग्राम हमें समझना पड़ेगा। कि N2 तक, अप टू N2, N2 यानी 14 इलेक्ट्रॉन तक, और एक एवब N2 यानी 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। ठीक है, क्या होगा? देखो एनर्जी डायग्राम बनाना इतना हार्ड नहीं है। सबसे पहले 1s आता है, तो दो 1s मिलकर, आगे इसमें है अच्छे से एक्सप्लेन। मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि आप अगर परीक्षा में भूल भी जाओ तो बना पाओ। तो दो 1s मिलकर बनाते हैं दो, क्या, मोलिकुलर ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। 1s है तो ये सिग्मा, और ये सिग्मा स्टार, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, 1s के बाद 2s आता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किए हो बचपन में।
A2s। तो ये भी मिलकर दो क्या बना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। ये 2s है, ये भी 2s है, यहाँ भी सिग्मा 2s, और ये सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, अब 2p बनाता है, तो 2p के पास आपको पता है 3 ऑर्बिटल है ना। ये 2p के पास है, तो यहाँ से आपके कितने बनने चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? कुल कुल 6, दोनों तरफ 6 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो 6 बनने चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 6 बनते हैं। बस इसमें ध्यान रखना है कि कैसे बनता है, ठीक है। ये नीचे बना पाई और सिग्मा, और ऊपर भी बनता है पाई और सिग्मा। ठीक है, इसको कीजिए मिलान। ठीक है, ये आपके पाई 2px हो गया, और पाई जो हो गया 2py हो गया, और सिग्मा 2pz हो गया। यहाँ पर पाई स्टार 2px हो गया, फिर पाई स्टार 2py हो गया, और ये सिग्मा स्टार 2pz हो गया। तो यहाँ तक जो है ये आपको 14 इलेक्ट्रॉन तक आप ये ऐसे बना सकते हो। 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा के लिए क्या बनता है, बस इसमें चेंजिंग आता है। आप इसको एज इट इज लिखोगे, ये इसको एज इट इज करोगे, यहाँ पे चेंजिंग आता है। क्या चेंजिंग आता है कि ये दोनों जो होता है ना, ये दोनों ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब ये ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा। बस ये ध्यान आपको रखना है वहां पर, बाकी चीज ऐसे ही रहेगा। बस ये आपको पता है कि पाई है, तो ये सिग्मा, पाई, पाई स्टार और सिग्मा, ये आपको पता है। तो एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग में पाई स्टार सिग्मा स्टार, कुछ में दिक्कत नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना कि भरा ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फिल कैसे होगा। तो मैं फिल करके भी दिखाऊंगा इलेक्ट्रॉन, इसमें मैं एक एग्जांपल नहीं लेता हूँ। मैं किसी का एनर्जी डायग्राम आपको खींच कर दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं एनर्जी डायग्राम खींच कर दिखा देता हूँ, क्योंकि इस यूनिट में कुछ है नहीं, बस एनर्जी डायग्राम के बारे में ही है। तो एनर्जी डायग्राम और O2 में कर देता हूँ। एक O2 ले लेते हैं, और एक क्या लेते हैं, N2 ही ले लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 और 16 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। 14 से ज्यादा है तो वो दूसरे तरीका से होगा, ये पहले तरीका से होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले 1s भराएगा, देखो ऐसे ऐसे करते जाना है। 1s, 1s, 2s, 2s, फिर 2p। एक और तरीका है भरने का, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये ज्यादा मुझे आसान लगता है, इसलिए मैं ये भरता हूँ। ये तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, देखो 14 इलेक्ट्रॉन है, 1s में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना यहाँ पर। तो यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ से भी 2 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। टूपी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप थोड़ा सा देखो। 14 है ना, तो 1s2, 2s2, टूपी, सॉरी N2 है ना,
साथ ही होता है ना, पे 3 होता है, ये होगा 3.5 7, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 देखो यहाँ पर 2 गया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 6, ये इलेक्ट्रॉन भरा गया, अब 14 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 4 12 और 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें ये तो एनर्जी डायग्राम हो गया, आप इसको बस मिला देना ऐसे करके, और यहाँ लिख देना सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये पाई वाला हो गया, पाई सिग्मा पाई स्टार सिग्मा स्टार, ये हो गया। अब आपको अगर मान लो कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, तो एंटी बॉन्डिंग में पहले बॉन्डिंग में जितना हो, बॉन्डिंग यानी सिग्मा वाला, इसमें स्टार ना लगा हो, तो 2 2 4 4 और 4 8 और 2 10, 10 माइनस, एंटी बॉन्डिंग में कितना है, एंटी बॉन्डिंग में 2 4 4 बटे 2, अब देख रहे हो कि 3 आ रहा है, और आपको पता है कि नाइट्रोजन में एन और एन के बीच में 3 ही बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ही बॉन्ड बताता है, तो 3 बॉन्ड होता है, सिंपल है। अगर आप ओटी का भी बात करो, तो यहाँ तक तो सेम होगा, मैं यहाँ तक का खींच नहीं रहा हूँ, ठीक है, चलो खींच देता हूँ। ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, क्योंकि जो है इसमें बस ये ऊपर नीचे होता है, तो एक याद रखना, बस मैं बोल रहा हूँ किसी एक को याद रखना। अभी इलेक्ट्रॉन भरते जाइए, चलो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 12 13 14 15 16, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, अगर आपसे पूछा कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, तो इसमें देखो लास्ट वाला क्या है, पेयर्ड है, तो क्या है डायमैग्नेटिक है, ये देखो ये दोनों अनपेयर्ड है, तो क्या है पैरामैग्नेटिक है। और इसमें अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछे आपको, तो पहले बॉन्डिंग में देखो तो 2 2 4 2 6 4 10 माइनस, एंटी बॉन्डिंग में देखो तो 2 2 4 और 2 6 बटे 2, यानी 2 आ रहा है। वो पता है कि ओ और ओ के बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड लगता है, तो इस तरह से आप एनर्जी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, जरूर समझ में आया होगा। यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर भी निकल जाएगा आपका, और वो चीज भी हो जाएगी। सॉरी, तो ये एलसीओ समझ में आ गया होगा। ये कुछ रूल है एलसीओ के लिए, कि सबसे पहले तो एनर्जी कंट्रोलेबल होना चाहिए, नहीं तो कंबाइन नहीं करेगा, मतलब मुश्किल होगा कंबाइन करने में। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव नियरली द सेम एनर्जी, जैसे 1s 1s 2p 2p 2s 2p, ये एनर्जी क्लोज है, ये अलाउड है, तो 1s और 3p ले लो, नहीं अलाउड, ये थोड़ा एनर्जी लेवल ज्यादा हो रहा है, बढ़ जाएगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, यानी डायरेक्शन सही होना चाहिए, अब ये वो एक यहाँ से आ रहा है, वो ये यहाँ से आ रहा है, और किसी ओवरलैप करा दीजिए, ओवरलैप आएगा, एक केस ऐसे आ रहा है, एक केस ऐसे आ रहा है, तो ओवरलैप ज्यादा अच्छे से होगा। ओरिएंटेशन जो होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, और ये जो बढ़िया से ओवरलैप होगा, ग्रेटर ओवरलैप होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रिड्यूस करता है, इसकी वजह से। दूसरा जो होना चाहिए सफिशियंट ओवरलैपिंग होना चाहिए, यानी ओवरलैप जो होना चाहिए अच्छे से होना चाहिए, तो ज्यादा ओवरलैप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, कम ओवरलैप वीक बॉन्ड बनता है,
कोई ओवरलैप नहीं होगा, कोई बॉन्ड बनेगा नहीं, कोई मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा ही नहीं। इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? तो रेशियो का मतलब है नियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस करता है। कॉम्बिनेशन पॉसिबल तभी अगर एनर्जी सिमिलर हो, ओरिएंटेशन करेक्ट हो और ओवरलैप सफिशिएंट हो, यानी एक्सेस आराम हो। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होता है वो एनर्जी में कम होता है और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी में हाई होता है। ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल दिया हुआ है, ये अभी आप पढ़ चुके हो, ऐसा कोई बात नहीं है। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, a bonding molecular orbital is formed when two atomic orbitals overlap constructively. In process, the electron density increases between the two nuclei, resulting in a stable bond. रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा और पाई से। इसमें ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इन्वॉल्विंग बॉन्डिंग लिख सकते हो। जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है। एलिमिनेशन कैसे होता है? जब दो साइन फेज वेव फंक्शन का सेम हो तभी बनता है। वेव फंक्शन का प्लस प्लस तब बनेगा, माइनस माइनस हो तब बनेगा। कंस्ट्रक्टिवली बनता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो एनर्जी जो होता है, एनर्जी जो होता है वो लोअर होता है ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल से, इसीलिए ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल से इसको नीचे बनाया जाता है। करेक्टरिस्टिक क्या है जो आप याद रख सकते हो, इक्वेशन से ज्यादा अच्छा होता है, ये याद रखो आप। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप से बनता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी कम होता है, स्टेबल होता है और एटम को इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बांध के रखता है। एंटी बॉन्डिंग जो होता है वो डिस्ट्रक्टिवली यानी अपोजिट फेज में बनता है। एनर्जी डेंसिटी डिक्रीज करता है न्यूक्लियर के बीच में और मोलिकुल को अनस्टेबल बनाता है। पाई सिग्मा स्क्वायर और पाई स्टार से इसको डिनोट किया जाता है। तो वही है, प्लस माइनस अपोजिट साइन में रहेगा। एक नोड बनाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो, तो ये एक नोड बनाता है, इसमें नोड नहीं बनाते हैं। तो वही कैरेक्टरिस्टिक है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ये सब चीज आप पढ़ लेना, अनस्टेबल हाई एनर्जी तो आसान है। एक हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या है, ये जो मैंने बताया नेचर, इसका फीचर है। एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो डिफरेंट एनर्जी का होता है क्योंकि एटम के पास डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होता है और मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होता है वो असिमेट्रिकल होता है। ग्रेटर डेंसिटी होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, जैसे CO है तो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये माइनस एस प्लस कुछ इस तरह से बनता है। जैसे NO का होता है। अब इसमें समझना क्या है कि आपको सकता है इसका, तो देखो यहाँ पर है कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, CO। और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 14। जैसे 14 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो आपको N2 की तरह, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो N2 की तरह ही इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब ये देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, मैंने वहां लिख के दिखाया आपको, ऐसा नहीं है। मैंने पहले 1s में सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन दिया, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन मिला। फिर उसी तरह से सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई P2 में 4 इलेक्ट्रॉन और पाई P2 में 2 इलेक्ट्रॉन। अभी पाई P2 क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो दो भाग में बटा था ना, ऐसे ऐसे आपको याद होगा, इस पाई पाई बोले था, इसको सिग्मा बोलेगा। यही है, ये 2p है, ये भी 2p है। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, वही यहाँ लिखा है पाई 2p का 4, सिग्मा 2p का 2। समझ में आया? इसके बाद वही हो जाता, यहाँ पर ये ऐसे, तो ये हो जाता पाई स्टार, ये भी पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार, पी हो जाता ये भी। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 3 आया है क्योंकि नाइट्रोजन का भी 3 आया है, तो आप एक का याद रखना, आपको याद हो जाएगा। CO सबका अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये सारे इलेक्ट्रॉन पेड है तो डायमैग्नेटिक है, आप यहाँ देख रहे हो डायमैग्नेटिक। नाइट्रिक ऑक्साइड 15 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर हाई आया। मैग्नेटिक जो है वो अनपेड होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। 15 का देख लो, 15 के लिए आपको ऑक्सीजन वाला जाना पड़ेगा। कहाँ बताया था?
नहीं देखो, जो 16 था 15 भी करोगे तो इसको हटाओगे भी तो भी ये रहेगा, वो अनपेड रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है O2 प्लस के साथ। किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ O2 प्लस। O2 का 16 प्लस का मतलब 15 इलेक्ट्रॉन। 0.5 आप ये लिख सकते हो। मैं बोल रहा हूँ, या आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। आओगे तो फिर मैं बात बता दूंगा। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड आयन है NO प्लस। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब N2 के साथ इलेक्ट्रॉनिक है, और इसमें N2 के साथ होगा तो डायमैग्नेटिक हो गया इसको। ये कंपैरिजन है लास्ट में, ये आपके सिलेबस में था इसीलिए मैंने ये लिख दिया है। तो वोलेटिल और इनर्जी के बीच में कंपैरिजन क्या है? जो डीबीटी होता है वो बॉन्ड बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से। यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो बॉन्डेड एटम के बीच में लोकलाइज होता है, ये डीलोकलाइज होता है पूरे मॉलिक्यूल में, यानी घूमते रहता है। लोकलाइज तो मतलब स्थिर हो गया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसीडर नहीं किया जाता है यहाँ पे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग भी बनता है। एक नॉन बॉन्डिंग मैंने नहीं पढ़ाया है, नॉन बॉन्डिंग आप देख सकते हैं कहीं से। हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कर रहा है और मॉलिक्यूलर स्टेट बताता है। ये हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री नहीं एक्सप्लेन कर रहा, वो डीबीटी से यहाँ पे एक्सप्लेन होता है। ये O2 के पैरामैग्नेटिज्म को नहीं एक्सप्लेन कर सकता है, ये O2 के पैरामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंटी ऑर्बिटल में। लोकलाइज कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए सुटेबल है। वो लोकलाइज बॉन्डिंग कंजुगेशन और रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने में सुटेबल है। यहाँ पर रेजोनेंस इंट्रोड्यूस होता है अलग अलग के लिए। यहाँ पर न्यूक्लियर ऑर्बिटल के लिए डीलोकलाइजेशन एक्सप्लेन होता है। ये बाकी आप देख लेना, ठीक है। ये इंडिविजुअल बॉन्ड की तरह ट्रीट होता है और ये पूरा होल की तरह ट्रीट होता है। ये आपका खत्म होता है, ये अब आपके लिए है पढ़ना। मैं एक चीज बताना चाह रहा था, 1 मिनट मुझे समय दीजिए। आपको बॉन्ड ऑर्डर याद करने के लिए एक तरीका मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास कहीं होगा। तो बस मैं आपको लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। इसे याद रख सकते हो। याद निकालना सीख लो तो अच्छी बात है। और आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आए और आप ध्यान भूल जाओगे कैसे निकाला जाता है, तो आप बस ये याद रखना, उसे लाइन खींच लेना। कहाँ से? ये 0 से शुरू होगा, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 और एक 3 तक जाता है, ठीक है। तो और थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है।
ठीक है। इधर जो है बॉन्ड ऑर्डर है, और इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे आपको डायग्राम आना चाहिए कितनी, तो आप कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। देखो क्या करना है, यहाँ से शुरू करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। आप क्या करो कि कितना भी ना, तो 9 से लेके 20 तक का याद रख लो। वो तो आप अगर बना लोगे तो अच्छी बात है। 9 से 20 तक याद कर लो। तो आप अगर देखोगे तो 9, 10, 11, 12, 13, 13, ठीक है, 14 यहाँ तक बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? फिर 8 में कर लो। 8 से क्या होगा? 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, और 14 पर मैक्सिमम हो गया 3.5। इसी सॉरी 3 हो गया। इसी को उल्टा कर दो, यहाँ से 15, 15 के सामने 16, 17, 18, 19, 20। आप इस तरह से याद रखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे कोई पूछे NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, इनमें 7, 8 ऑक्सीजन में, और प्लस का मतलब यानी 14। 14 का पूछ रहा है, 14 का कितना हो गया? 3, मैक्सिमम का 14 है, 3 बॉन्ड ऑर्डर। अगर आपसे पूछे O2 माइनस का बताओ, O2 16 माइनस का मतलब 1, 17, 17 का कितना है? 1.5। तो आप ये डायरेक्ट बना सकते हो। तो आप क्या करना कि 9 से 14 लिख लेना, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेना, सॉरी 8 से लिख लेना, 8 लिखोगे तो याद रहेगा। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर लिख लेना, और यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेना उल्टा क्रम में। यहाँ पर 0 से शुरू करो, 0.5 बढ़ाते जाओ, 1, 1.5, 2.5, सॉरी 2 ना, भावनाओं में बह जाता हूँ, 2.5 और 3। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि 14 के सामने नहीं आना है, 13 के सामने आना है। घटाना है 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो ये सबके सामने ये, ठीक है। इतना भी आप याद रखो कि इससे कम आपसे पूछेगा नहीं, इससे कम पूछेगा तो आप निकाल लोगे। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर He2 का पूछा है तो कितना है इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन है भाई। 1s 2s में ही तो जाएगा, 1, 2, 3, 4, यहीं पर तो खत्म हो जाएगा। क्या बना सकते हो इसको भी फिर भी अगर 1, 2, 3, 4 भी याद रखना है तो ये है, 1 से लेके 7 तक का भी है। 1 से लेके 7 तक फ्लक्चुएट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप ये बना सकते हो। आप एक बार ये डायग्राम याद रखना, बाकी चीज आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही कि मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 कराया है। आप एक बार रिवाइज करना, नोट्स को पढ़ना, और जो टॉपिक नहीं समझ में आया यूट्यूब को मारना, उसको पढ़ लेना, नोट्स आपके पास रहेगा। आप उसको बार बार लिखना। इसका क्वेश्चन और दोनों यूनिट, तीनों यूनिट का मैं क्वेश्चन PDF में दूंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। जो ऑब्जेक्टिव लगाने से आपको चीजें रिवाइज हो जाएगी बात, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, और